हेलो स्टूडेंट्स, तो आज से हम एक नए टॉपिक की सीरीज लेकर आ रहे हैं जिसका नाम है IUPAC नोमेनक्लेचर। तो इस टॉपिक को हम शुरू करें उससे पहले हमें कुछ और टर्म्स को जानना जरूरी है। वो टर्म है कॉन्सेप्ट ऑफ एन आइसो एंड नियो एल्केन के बारे में। तो देखिए एन अल्केन क्या होता है उसे समझ लेते हैं। तो अल्केन्स हैविंग कार्बन कार्बन स्ट्रेट चेन्स हैविंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी कार्बन एटम्स, मतलब कि वैसे अल्केन जो कि स्ट्रेट चेन वाले होते हैं और जिनके पास प्राइमरी और सेकेंडरी कार्बन एटम मौजूद होते हैं। यहाँ पे देखिए इसके एग्जांपल है, यहाँ पे ये CH3 और ये CH3, ये कैसा कार्बन एटम है? ये प्राइमरी कार्बन है और ये दोनों सेकेंडरी कार्बन एटम्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये 4 कार्बन की चेन है, CH3 CH2 CH2 CH3। ठीक है, अब हम एन एल्केन के केस में इसका नाम क्या करेंगे? तो एन यहाँ पे 4 कार्बन है, इसलिए 4 कार्बन के लिए यहाँ पे ब्यूट लगाते हैं और सभी के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इसलिए ANE लगा, तो इसका नाम हो जाएगा एन ब्यूटेन। ठीक है, अभी हम IUPAC नोमेनक्लेचर नहीं देख रहे हैं। ठीक है, अब बात करेंगे कि आइसो एल्केन के बारे में। तो आइसो एल्केन क्या होता है? एल्केन्स हैविंग वन टाइम ब्रांचिंग ऑफ मिथाइल ग्रुप एट सेकेंड लास्ट कार्बन ओनली। इसका मतलब क्या हुआ कि वैसे एल्केन जिसके पास सेकेंड लास्ट कार्बन एटम के पास एक मिथाइल ग्रुप होगा। तो इसके एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए CH3 CH CH2 CH3 और यहाँ पे सेकेंड लास्ट कार्बन के पास एक मिथाइल ग्रुप है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम आइसो के केस में जब इसका नोमेनक्लेचर करेंगे तो इसका नेमिंग हो जाएगा, यहाँ पे ये 4 कार्बन की लंबी श्रृंखला है लेकिन एक मिथाइल ग्रुप सेकेंड लास्ट कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, तो यह भी काउंट होगा, ये वाला कार्बन भी नेमिंग में काउंट होगा। यानी कि 1 2 3 4 और ये 5वां कार्बन, 5 कार्बन है इसमें। तो यहाँ पे आइसो के केस में आइसो लगा देंगे और 5 कार्बन को पेंट बोलते हैं, यानी PENT पेंट, और सभी में सिंगल बॉन्ड है इसलिए ANE लास्ट में जोड़ दिए, तो इसका नाम हो जाएगा आपका आइसोपेंटेन। ठीक है, अब दूसरा एग्जाम्पल की बात करें। यहाँ पे देखिए CH3 CH CH3 और एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इस लंबी श्रृंखला में एक मिथाइल ग्रुप है सेकेंड लास्ट कार्बन के पास, तो यह भी किसका उदाहरण हो जाएगा? आइसोब्यूटेन हो जाएगा, क्योंकि 3 लंबी श्रृंखला है लेकिन ये 4था कार्बन भी आइसो के केस में काउंट होगा, इसलिए 4 कार्बन है इसलिए ब्यूट और सभी में सिंगल बॉन्ड है इसलिए ANE, तो आइसो के साथ ब्यूटेन लगा देंगे। ठीक है, अब उसी तरह दूसरा एग्जाम्पल आइसो के केस में ही नोमेनक्लेचर करें तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास है 5 कार्बन की लंबी श्रृंखला है, 1 2 3 4 5, और सेकेंड लास्ट कार्बन के पास एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। और आइसो के केस में हम लोग जानते ही हैं कि सेकेंड लास्ट कार्बन के पास एक मिथाइल ग्रुप है तो वो आइसो के कैटेगरी में आता है। और टोटल कार्बन की संख्या हम काउंट करेंगे तो टोटल कार्बन की संख्या हो गई है 6। और यहाँ पे इसका जब नेमिंग करेंगे आइसो के केस में तो आइसोहेक्सेन हो जाएगा। ठीक है, 6 कार्बन है तो 6 कार्बन के लिए हेक्स लगाते हैं और सभी में सिंगल बॉन्ड है, इसी वजह से यहाँ पे ANE लग गया, तो इसका नाम हो गया आइसोहेक्सेन। अब यहाँ पे देखेंगे नियो एल्केन के बारे में। तो नियो एल्केन किसे कहते हैं? तो एल्केन्स हैविंग 2 टाइम्स ब्रांचिंग ऑफ मिथाइल ग्रुप एट सेकेंड लास्ट कार्बन ओनली, मतलब कि नियो एल्केन वैसे एल्केन होते हैं जिसमें कार्बन की चेन में सेकेंड लास्ट कार्बन वाले के पास 2 मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ होगा। देखिए ये एक लंबी श्रृंखला है और इस चेन में सेकेंड लास्ट कार्बन हमारा ये वाला कार्बन होगा और इस कार्बन के पास 2 मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ रहेगा, तो ऐसे एल्केन नियो एल्केन कहलाते हैं। अब इसका नियो एल्केन के केस में इसका नेमिंग क्या हो जाएगा? तो देखिए कितने कार्बन की संख्या है, तो 1 2 3 4 5, तो नियो तो लगाएंगे ही, और एल्केन में 5 है, 5 कार्बन को बोलते हैं पेंट और सभी में सिंगल बॉन्ड है तो ANE, तो नियो पेंटेन इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, तो नियो एल्केन के केस में इसका नेमिंग क्या हो जाएगा? नियो पेंटेन। तो इस तरह हमने सीखा कुछ टर्म को, वो है एन आइसो एंड नियो एल्केन के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं IUPAC नोमेनक्लेचर की ओर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किसे कहते हैं? द टर्म नोमेनक्लेचर मीन्स द सिस्टम ऑफ नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नोमेनक्लेचर करने के 2 तरीके हो सकते हैं, यानी देयर आर 2 सिस्टम्स ऑफ नोमेनक्लेचर। पहला है ट्राइबल और कॉमन सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर एंड दूसरा IUPAC सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। तो ये 2 तरीक़ों से हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं
ट्राइबल और कॉमन सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर किसे कहते हैं? तो यहाँ पे देखिए, इन दिस नोमेनक्लेचर द नेम्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वेयर असाइन्ड बेस्ड ऑन देयर सोर्स ऑफ ओरिजिन और सर्टेन प्रॉपर्टीज. For instance, citric acid got its name from the source citrus fruit, from which it was first isolated. Formic acid was named so as it was first obtained from red ant. In Latin, ant word is formica. इसका मतलब क्या हुआ कि इस नोमेनक्लेचर में ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम उनकी उत्पत्ति के स्रोत या कुछ गुणों के आधार पर निर्दिष्ट किए गए थे. उदाहरण के लिए साइट्रिक एसिड का नाम साइट्रिक एसिड इसलिए पड़ा क्योंकि पहली बार इसे साइट्रस फ्रूट से अलग किया गया था. उसी तरह फॉर्मिक एसिड का नाम फॉर्मिक एसिड इसलिए पड़ा क्योंकि इसे पहली बार लाल चींटी से प्राप्त किया गया था. लैटिन में चींटी शब्द का मतलब होता है फॉर्मिका. उसी तरह कुछ और भी एग्जाम्पल हैं कॉमन ऑर्गेनिक कंपाउंड के नेम दिए गए हैं. तो वो है फॉर्मल्डिहाइड, एसीटोन, क्लोरोफॉर्म, एसिटिक एसिड, बेंजीन, एनिसोल. ये सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के कॉमन नेम है जो कि सोर्स ऑफ ओरिजिन के आधार पर इनके नामकरण किए गए हैं. जैसे यहाँ पे बात करें हम एसिटिक एसिड के बारे में, तो एसिटिक एसिड जो है एक्टियम से प्राप्त होता है और ये किसमें मिलता है? तो ये विनेगर में प्रेजेंट होता है. उसी तरह मैलिक एसिड भी मेलस से प्राप्त होता है और मेलस किस में पाया जाता है? तो मेलस एप्पल में पाया जाता है. तो हमने जाना कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का ट्राइबल या फिर कॉमन नेम किस प्रकार से किया जाता है. तो अब हम आगे बढ़ते हैं IUPAC नोमेनक्लेचर की ओर. तो हम लोग देखेंगे कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का IUPAC नोमेनक्लेचर करने के लिए हमने यहाँ पे एक फ्रेमवर्क बनाया है. वो है सेकेंडरी प्रीफिक्स प्लस प्राइमरी प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स. तो इसी के आधार पर हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का IUPAC नोमेनक्लेचर कर सकते हैं. तो यहाँ पे देखिए, उस फ्रेमवर्क को समझने का हम यहाँ पे प्रयास करेंगे. तो यहाँ पे देखिए, फ्रेमवर्क को हमने यहाँ पे बना लिया है. सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स होता है, फिर लास्ट में होता है सेकेंडरी सफिक्स. अब इस फ्रेमवर्क को समझने के लिए जो सबसे पहले हमारा जो आता है वो होता है वर्ड रूट. ठीक है. अब ये वर्ड रूट क्या होता है? तो जो पेरेंट चेन होता है उसमें जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट होते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्ड रूट बोलते हैं. सपोज अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो नंबर ऑफ कार्बन एटम होते हैं अगर एक होगा, जैसे C1, ठीक है, तो उसका जो वर्ड रूट निकल कर आएगा उसको बोलेंगे हम लोग मेथ. ठीक है. उसी तरह C2 आएगा तो उसको बोलेंगे एथ. ठीक है. C3 उसको बोलेंगे हम लोग प्रॉप. C4 को ब्यूट बोलेंगे. C5 को हम लोग बोलेंगे पेंट. C6 उसको बोलेंगे हेक्स. C7 उसको बोलेंगे हम लोग हेप्ट. C8 उसको हम लोग बोलेंगे ऑक्ट. C9 तो उसको बोलेंगे नॉन. उसी तरह C10 को बोलेंगे डेक. C11 को बोलेंगे अनडेक और C12 को बोलते हैं हम लोग डूडेक. इसी तरह आगे चलता जाएगा. ठीक है. तो इस प्रकार से हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का सबसे पहले हम नेमिंग करने के लिए वर्ड रूट सेलेक्ट करते हैं और वर्ड रूट जो है वो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पर डिपेंड करेंगे. ठीक है. अगर सपोज मान लेते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो पेरेंट चेन का जो सिलेक्शन हुआ है उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम हमारा 5 है, तो उसका जो वर्ड रूट जो सिलेक्ट होगा वो होगा पेंट. ठीक है. तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेमिंग करने के लिए हमें सबसे पहले वर्ड रूट का सिलेक्शन करना होता है. उसके बाद प्राइमरी सफिक्स को सिलेक्ट करते हैं. अब ये प्राइमरी सफिक्स क्या होता है? तो प्राइमरी सफिक्स जो वर्ड रूट हमने सेलेक्ट किया है उसमें हम लोगों को देखना पड़ता है कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है. अगर कार्बन कार्बन के बीच में यानी कि वर्ड रूट में कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो वहाँ पे उसे हम ANE उसके बाद ऐड करेंगे. जैसे कि मान लेते हैं कि अगर किसी वर्ड रूट में कार्बन की संख्या 2 है और उन दोनों कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है तो इथ के बाद
ठीक है, वर्ड रूट ईथ हो जाएगा। और ईथ के बाद अगर 2 कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो उसके साथ ANE जोड़ देंगे, यानी कि इथेन हो जाएगा। ठीक है, अगर वही बात कर ले कि इसी का ही हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे C2 है तो कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड रहेगा तो ईथ के साथ इन जोड़ देंगे, यानी इथीन हो जाएगा। उसी तरह कार्बन कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो वहाँ पे इथाइन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग प्राइमरी सफिक्स के अंदर ANE, ENE और YNE ऐड करते हैं। उसके बाद फिर प्राइमरी सफिक्स को ऐड करने के बाद फिर हम लोग सेकेंडरी सफिक्स को सेलेक्ट करते हैं। अब सेकेंडरी सफिक्स में क्या होता है, तो सेकेंडरी सफिक्स में हमारा फंक्शनल ग्रुप होता है। हम लोग देखेंगे कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। अगर मान लेते हैं कि अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में 2 या 2 से अधिक फंक्शनल ग्रुप हो तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में हमें उसमें सेलेक्ट करेंगे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को। अब ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को कैसे सेलेक्ट करेंगे, तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हमारा होता है हायर प्रायोरिटी वाला फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो इस तरह से हम सेकेंडरी सफिक्स के अंदर फंक्शनल ग्रुप को ऐड करते हैं और उसमें हायर प्रायोरिटी वाला फंक्शनल ग्रुप हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कहलाता है। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स और प्राइमरी प्रीफिक्स किसे कहते हैं। ठीक है, सपोज मान लेते हैं कि ये सेकेंडरी प्रीफिक्स और प्राइमरी प्रीफिक्स को डिलीट करके हम सिर्फ यहाँ पे प्रीफिक्स को लिख दिए हैं। ठीक है, अब ये प्रीफिक्स होता क्या है, तो प्रीफिक्स साइड चेन्स होते हैं और साथ ही लोएस्ट प्रायोरिटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप, यानी कि लोएस्ट प्रायोरिटी वाला फंक्शनल ग्रुप प्रीफिक्स के अंदर लिखा जाता है। ठीक है, अब ये प्रीफिक्स लिखने का तरीका क्या है, तो हम लोग साइड चेन और लोएस्ट प्रायोरिटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप को हम लोग अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं। तो ये था हमारा किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का IUPAC नोमेनक्लेचर करने का फ्रेमवर्क। ठीक है, तो इस फ्रेमवर्क के माध्यम से चलिए अब हम एक एग्जाम्पल को आपको बताते हैं और उस एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है। तो सबसे पहले इस एग्जाम्पल के माध्यम से जो हमने अभी सीखा है IUPAC नोमेनक्लेचर करने का जो फ्रेमवर्क, उस फ्रेमवर्क का इस्तेमाल हम करेंगे इसका नेमिंग करने में। ठीक है, उसके बाद फिर हम 1 बाय 1 करके सारे रूल को समझेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो दिए गए एग्जाम्पल हैं तो उसमें हमें सबसे पहले पेरेंट चेन का सिलेक्शन करना होता है। ठीक है, अब ये पेरेंट चेन में हमारा फंक्शनल ग्रुप भी ऐड होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमें सबसे पहले इस एग्जाम्पल में ये देखना होगा कि इसमें कौन कौन सा हमारा फंक्शनल ग्रुप है। तो यहाँ पे देखिए इस एग्जाम्पल में हमारा अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है एक, दूसरा फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पे हैलोजन ग्रुप वाला, यानी कि क्लोरीन लगा हुआ है, और तीसरा फंक्शनल ग्रुप है हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है, अब ये 3 फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास। तो ये तीनों फंक्शनल ग्रुप में अब हमें सेलेक्ट करना होगा कि हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन सा होगा। तो उसके लिए हमें यह देखना होगा कि हायर प्रायोरिटी वाला फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। जो हायर प्रायोरिटी वाला फंक्शनल ग्रुप होगा वही हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा। तो ये तीनों फंक्शनल ग्रुप में हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो हमारा सिलेक्ट होगा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, और यही प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हमारा कहलाएगा सेकेंडरी सफिक्स। तो हमने यहाँ पे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को सिलेक्ट कर लिया है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, और यहाँ पे हमने कार्बोक्सिलिक ग्रुप को इसलिए सिलेक्ट किया है एज ए प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप क्योंकि ये तीनों फंक्शनल ग्रुप में हायर प्रायोरिटी वाला फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड ही होता है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा नेमिंग करने का वो होगा पेरेंट चेन का सिलेक्शन करना। अब इसमें हमें यह ध्यान देना है कि जब भी हम पेरेंट चेन का सिलेक्शन करें तो जो हायर प्रायोरिटी वाला जो फंक्शनल ग्रुप है वो हमारा पेरेंट चेन में सम्मिलित हो। तो यहाँ पे देखिए इसमें हम चलिए पेरेंट चेन का सिलेक्शन करते हैं। तो ये वाला चेन हमारा पेरेंट चेन कहलाएगा। और दूसरी कंडीशन ये है कि जब भी हम पेरेंट चेन को सिलेक्शन करते हैं एक तो हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप उसमें ऐड होना चाहिए और साथ ही सेकेंड जो हमारा यहाँ पे स्टेप होगा वो होगा नंबरिंग करने का। अब नंबरिंग करते समय यह ध्यान देना जरूरी है कि जो हमने पेरेंट चेन का जो सिलेक्शन किया है उसमें जो हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप जो है उसे लोवेस्ट पॉसिबल नंबर मिलना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए इस साइड से अगर हम इसे काउंटिंग करेंगे
1 2 3 4 5 6 7। तो अगर इस तरह से इसे काउंट किया जाए तो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप को नंबर 1 पोजीशन मिल रहा है। वहीं दूसरी ओर अगर हम इस पैरेंट चेन का काउंटिंग इस साइड से अगर हम करना शुरू करें, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7, तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप को 7 नंबर का पोजीशन मिल रहा है। तो यहाँ पे रूल यही कहता है कि हम काउंटिंग इस तरह इस साइड से नहीं करके हम लोगों को काउंटिंग इस साइड से करना होगा, क्योंकि इस साइड से काउंटिंग करने पर हमारा जो फंक्शनल ग्रुप को लोवेस्ट पॉसिबल नंबर मिल रहा है, यानी 1 नंबर मिल रहा है। उसके बाद थर्ड स्टेप हम लोग वर्ड रूट को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, वर्ड रूट। तो यहाँ पे देखिए वर्ड रूट में हमने बताया था कि नंबर ऑफ कार्बन एटम जितने पेरेंट चेन में मौजूद होते हैं उसी के आधार पर वर्ड रूट होता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, तो 7 है। तो 7 कार्बन एटम के लिए वर्ड रूट होता है हेप्ट। क्या होता है? हेप्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हमने वर्ड रूट सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद वर्ड रूट सेलेक्ट करने के बाद अब हमें जो चौथा स्टेप अप्लाई करना होता है वो होता है प्राइमरी सफिक्स का। तो प्राइमरी सफिक्स को हमने पढ़ा था कि प्राइमरी सफिक्स में हमें देखना रहता है कि पेरेंट चेन में सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या फिर ट्रिपल बॉन्ड है। तो यहाँ पे देखिए इस पेरेंट चेन में एक डबल बॉन्ड यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे हेप्ट, उसके बाद फिर कितने नंबर पर ये डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड के लिए हमने बताया था कि ENE लगता है। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो कितने नंबर के कार्बन से स्टार्ट हो रहा है, तो 3 नंबर के कार्बन से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे हमने प्राइमरी सफिक्स को यहाँ पे लिख दिया हेप्ट 3 इन। उसके बाद अगला जो स्टेप होगा, सेलेक्ट करते हैं सेकेंडरी सफिक्स को। ठीक है, अब सेकेंडरी सफिक्स हमने अभी पढ़ा था कि सेकेंडरी सफिक्स में हम फंक्शनल ग्रुप को लेते हैं। तो हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप क्या हो गया है, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप। और कार्बोक्सिलिक ग्रुप को एज ए हम लोग प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप लेते हैं, तो इसका जो सेकेंडरी सफिक्स में जब हम लगाएंगे, नेमिंग करेंगे, तो इसे हम ओइक एसिड बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे? ओइक एसिड। अब यहाँ पे जो अब हम सेकेंडरी सफिक्स को ऐड करेंगे इसकी नेमिंग करने में, तो यहाँ पे ओइक एसिड कितने नंबर पर है, तो 1 नंबर के कार्बन पर ओइक एसिड लगा है, तो 1 ओइक एसिड होगा। और हाँ, यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान देने वाली बात ये है कि जब भी कभी सेकेंडरी सफिक्स, जो सेकेंडरी सफिक्स है हमारा, उसमें अगर वॉवेल से स्टार्ट होता है, ठीक है, यानी कि A-E-I-O-U वॉवेल से अगर हमारा सेकेंडरी सफिक्स स्टार्ट होगा तो प्राइमरी सफिक्स का E जो है कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे E नहीं रहेगा, ENE। तो यहाँ पे देखिए वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है सेकेंडरी सफिक्स OIC, ओइक। तो O हमारा क्या है, वॉवेल है, इसीलिए प्राइमरी सफिक्स का लास्ट वाला जो E रहता है उसे हम लोगों को कट कर देना है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है प्रीफिक्स का। तो प्रीफिक्स में हमने बताया था कि प्रीफिक्स को हम लोग अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं और साथ ही जो सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ रहता है और जो लोवेस्ट पॉसिबल फंक्शनल ग्रुप रहता है उसे लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो प्रीफिक्स है इसमें ये कौन सा है, क्लोरो है। और ये वाला फंक्शनल ग्रुप क्या है, एल्कोहल ग्रुप है, यानी कि हाइड्रोक्सी ग्रुप है, हाइड्रोक्सी ग्रुप है। और ये वाला क्या है, ये भी सब्स्टिट्यूएंट है, ये है हमारा मिथाइल। अब यहाँ पे ये तीनों को अब हम यहाँ पे प्रीफिक्स के रूप में अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के रूप में यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये तीनों में हमारा जो सबसे पहले अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कौन सा आएगा, यहाँ पे देखिए क्लोरो, सबसे पहले क्लोरो आएगा। तो क्लोरो कितने नंबर के कार्बन के पास है, तो वो 5वें नंबर के कार्बन के पास है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 क्लोरो। उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए और C के बाद अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में H आता है M से पहले, तो इसलिए दूसरे नंबर पर इसे लिखेंगे हाइड्रोक्सी ग्रुप को। तो हाइड्रोक्सी ग्रुप कितने नंबर के कार्बन के पास है, तो 6। तो 5 क्लोरो 6 हाइड्रोक्सी। और उसके बाद लास्ट में हमारा बच जाता है मिथाइल ग्रुप। तो यहाँ पे मिथाइल कितने नंबर के कार्बन के साथ है, तो 3 नंबर के कार्बन के साथ ये जुड़ा हुआ है मिथाइल ग्रुप। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे जगह नहीं बच रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे ऊपर लिख दे रही हूँ
तो यहाँ पे 3 मिथाइल हेप्ट 3 इन 1 ओइक एसिड होगा। अब मैं इसे अच्छे तरीके से यहाँ पे लिख देती हूँ। 3 मिथाइल हेप्ट 3 इन 1 ओइक एसिड। ठीक है, ये अलग चीज़ है। तो ये इसका नाम हो जाएगा। इस कंपाउंड का जो IUPAC नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, तो 5 क्लोरो 6 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल हेप्ट 3 इन 1 ओइक एसिड इसका नेमिंग हो जाएगा। तो इस एक एग्जाम्पल में मैंने सारे रूल को डिस्कस कर दिया है। अब मैं पढ़ाऊंगी 1 बाय 1 सारे रूल्स को, जितने भी आपके IUPAC नोमेनक्लेचर के रूल होते हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन्स के बारे में। तो ये एल्केन्स क्या होते हैं, ये सेचुरेटेड एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं। तो अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स के नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं। तो द नेम्स ऑफ स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स कंसिस्ट ऑफ वर्ड रूट एंड प्राइमरी सफिक्स। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स में सिर्फ वर्ड रूट होता है और प्राइमरी सफिक्स होता है। अब इसे एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल लिया है, वो है 4 कार्बन की एक लंबी श्रृंखला। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन का जो IUPAC नोमेनक्लेचर करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स। तो वर्ड रूट कहने का मतलब क्या है कि पेरेंट चेन पहले सेलेक्ट करेंगे। तो इसमें जो पेरेंट चेन है यानी कि नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, मतलब यहाँ पे 4 कार्बन की लंबी श्रृंखला है। तो 4 कार्बन के लिए वर्ड रूट होता है ब्यूट। ठीक है, अब वर्ड रूट हमने लिख दिया। अब साथ में क्या ऐड करना है, प्राइमरी सफिक्स। अब प्राइमरी सफिक्स क्या होता है, ANE होता है, ENE होता है और YNE होता है। जहाँ पे सिंगल बॉन्ड होगा तो ANE लगेगा, जहाँ डबल बॉन्ड होगा वहाँ पर ENE, और जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड वहाँ पे YNE। तो यहाँ पे जो स्ट्रेट चेन वाला जो हाइड्रोकार्बन होता है यानी कि एल्केन्स में सिर्फ सिंगल बॉन्ड होंगे। तो सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे देख लीजिए सभी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इसलिए यहाँ पे ब्यूट के साथ प्राइमरी सफिक्स में ANE लग जाएगा। तो इसका नेमिंग क्या हो जाएगा, ब्यूटेन हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम किसी भी स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन का नेमिंग कर सकते हैं, यानी वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे एल्केन्स के स्ट्रेट चेन वाले हाइड्रोकार्बन्स की नेमिंग करने के लिए। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है द प्राइमरी सफिक्स फॉर एल्केन्स इज ANE, N, यानी कि अल्केन्स में स्ट्रेट चेन वाले जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनके बीच में हमेशा सिंगल बॉन्ड के साथ कार्बन कार्बन जुड़े हुए होते हैं, इसलिए हमेशा प्राइमरी सफिक्स के अंत में हमेशा N लगता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे द IUPAC नेम्स ऑफ सम अनब्रांच्ड सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, यानी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड आर गिवन बिलो। द 2 एडजेसेंट मेंबर्स डिफर बाय CH2 यूनिट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं सम अनब्रांच्ड सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के। तो यहाँ पे 2 कॉलम हमने बनाया है, एक में हम लोग नेमिंग किए हैं और दूसरा में उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया गया है। अब इसका जनरल फार्मूला क्या होता है एल्केन का, तो CnH2n+2 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल मीथेन है, तो मीथेन यहाँ पे CH4 होता है, उसी तरह इथेन C2H6, प्रोपेन C3H8, ब्यूटेन C4H10, पेंटेन C5H12। और यहाँ पे जो सीरीज चल रहा है हमारा अल्केन का, तो इसमें मान लेते हैं ये दोनों में यानी प्रोपेन और ब्यूटेन में क्या अंतर देखने को मिलता है, एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है। तो यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे से, अगर हम इसको ओपन करके लिख देते हैं इसके स्ट्रक्चर को, तो यहाँ पे देखिए CH3 CH2 CH3 होगा, उसी तरह ब्यूटेन भी CH3 CH2 CH2 CH3 है। ठीक है, अब दोनों में अंतर क्या है, तो दोनों में सिर्फ ये एक CH2 ग्रुप का अंतर है, यहाँ पे CH2 ग्रुप यहाँ पे नहीं है और दूसरे में एक CH2 ग्रुप ऐड हो गया है। इसी तरह आगे जो सीरीज चलता जाएगा तो एक दूसरे से सिर्फ वो CH2 यूनिट के साथ
एक दूसरे से डिफ़र होते हैं। ठीक है, ऐसे ही हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम पढ़ेंगे कुछ और ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में, जैसे ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन के बारे में और कुछ फंक्शनल ग्रुप वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में। और फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बाईसाइक्लो स्पाइरो कंपाउंड का नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, इसके बारे में भी हम डिटेल में एक एक करके पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।